हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जल्दी से क्लास 12th के पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फ्यू केस पे स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड मुझे बहुत सी क्वेरीज आ रही थी, सो उन सब क्वेरीज के आंसर के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। सो पहली बात, हम टर्म 2 देने जा रहे हैं फाइन आर्ट्स का। अब आप चाहे पेंटिंग के स्टूडेंट हैं, आपने कमर्शियल आर्ट ऑप्ट करा है, अप्लाइड आर्ट करा है या ग्राफिक्स करा है, सो सिलेबस सबका सेम है बेटा थियोरी का। सो पेपर पैटर्न भी सेम है सीबीएसई की तरफ से। सो इस बात को लेके पहली बात की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इस बार के सिलेबस में लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली कुछ पेंटिंग्स कट की गई हैं, सो उसमें कंफ्यूज आप लोग ना हो। आप टर्म 2 के सिलेबस का वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं भी जल्दी से एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी पेंटिंग या क्या क्या इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में। तो इस बार हमारे सिर्फ 2 यूनिट्स हैं। जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट हमारा टर्म 1 में था, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट हमारा टर्म 2 में है, मतलब 2 यूनिट रहे हमारे पास इस टर्म में। अब उनमें से पहला यूनिट जो बन रहा है वो है बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल 8 मार्क्स का है। दूसरा यूनिट जो बन रहा है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, वो 7 मार्क्स का है। ठीक है, अब बंगाल स्कूल के अंडर हमारे पास क्या टॉपिक्स या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला है उसमें फर्स्ट टॉपिक जो इंक्लूडेड है वो है इंडियन नेशनल फ्लैग। सेकंड है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल। थर्ड है मेन फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल स्कूल। फोर्थ है एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स, जिसमें हमने 4 पेंटिंग्स की स्टडी करनी है बंगाल की। वो है जर्नीज एंड शिव एंड सती, राधिका एंड मेघदूत। और फिफ्थ जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। सो ये 5 टॉपिक या 5 क्वेश्चन आपको मेन लर्न करने हैं इस बंगाल में से, और इसमें से आपको 8 मार्क्स का पेपर आएगा। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। इसके अंदर हमारे पास 3 टॉपिक्स की स्टडी है। पहला है पेंटिंग्स, दूसरा है ग्राफिक प्रिंट, तीसरा है स्कल्पचर। इन तीनों के अंदर फर्दर हमारे को 4 आर्ट वर्क्स मिले हुए हैं। 4 आर्ट वर्क्स में मतलब आपको 4 पेंटिंग्स करनी है, 4 ग्राफिक प्रिंट्स हैं और 4 ही स्कल्पचर्स हैं। अब पेंटिंग कौन कौन सी हैं? रामा वैंकशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, मदर एंड चाइल्ड, हल्दी ग्राइंडर्स, मदर टेरेसा। ग्राफिक प्रिंट्स हैं चिल्ड्रन, देवी, ऑफ वॉल, मैन, विमेन एंड ट्री। स्कल्पचर्स हैं ट्रायम्फ ऑफ लेबर, सांतल फैमिली, क्राइज एंड हर्ट एंड गणेशा। सो ये हो गई सिलेबस की बात कि आपको कितना करना है। एंड कंपैरेटिवली बेटा देखें तो पेपर पैटर्न भी इजी है इस बार फर्स्ट टर्म से, जो मैं फील कर रही हूँ। और चैप्टर्स भी, क्योंकि पहले वाला जो था ना वो MCQ बेस्ड था और वो थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी मांगता है, बट ये सब्जेक्टिव है। सो आप कॉन्फिडेंट रहें कि उस मामले में कि इस बार कंपैरेटिवली आपके मार्क्स ज़्यादा ही आने वाले हैं। अब दूसरी मेन क्वेरी जो थी वो है कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के और कितने टाइप के आएंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा कि सीबीएसई ने जो पेपर पैटर्न रिलीज़ किया है। सो हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा है। आई होप कि आपने अब तक एक बार रीडिंग कर ली होगी सिलेबस की, सब चैप्टर्स की। तो जो आपने जिस तरह से पढ़ा है वो सफिशेंट है या नहीं, या और माइन्यूटली आपको टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ये आपको अभी पेपर पैटर्न या क्वेश्चन देखकर समझ आ जाएगा। सो देखें, हमें टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे और सब कंपलसरी हैं, जिनमें से 2 में इंटरनल चॉइस होगी। सो हम कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते, इस चीज़ से क्लियर है ये बात। ठीक है, तो आपको सब करके जाना है। खैर इतना सिलेबस है भी नहीं बच्चा, बहुत कम सिलेबस है, वो आप लोग कर ही लोगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, और इन चारों में से किसी एक में आपको इंटरनल चॉइस होगी, या तो वो क्वेश्चन 3rd में दे रहे हैं या 4th में, चलिए 2nd में भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं। तो इन चारों में नटशेल में हम ये कहें तो एक इंटरनल चॉइस आएगी। क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो 3 मार्क्स का है, उसमें भी एक इंटरनल चॉइस है। और क्वेश्चन 6th जो है वो 4 मार्क्स का है, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे अगर आप लोग डर रहे हैं सिलेबस को लेके और पढ़ाई को लेके या लर्निंग को लेके, तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, इस बार पेपर में मैं जो पर्सनली फील कर रही हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमारा 2 मार्क्स का है और वर्ड लिमिट जो बोली गई है वो 100 वर्ड्स है। 3 मार्क्स वाले की 150 वर्ड्स, 4 मार्क्स वाले की 200 वर्ड्स। लेकिन जब हम सैम्पल पेपर देखते हैं और जब हम क्वेश्चंस का फॉर्मेट देख रहे हैं, तो जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी है ना, वो भी कई बार लेंथी दिख रहे हैं। सो आपको किस तरह से उसको कट शॉर्ट करके छोटा करना है, वो अब आपका चैलेंज है कि आपको मतलब ये ना हो कि आपका पेपर छूट जाए। सो उसके लिए मेरी एक सजेशन है
कि आप अपनी एक तो राइटिंग स्पीड के हिसाब से देखें, या आप पहले कुछ क्वेश्चंस जो अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी एक दो लिख के देख लीजिए। और आपने जो टारगेट सेट करना है ना, वो इस तरह से करिएगा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, जो पहले 4 क्वेश्चन हैं उनको आप 20 से 25 मिनट ले लें, ठीक है। फिर अगले 10 मिनट में आपको 5th क्वेश्चन करना है, और अगले 15 मिनट में आपको 6th क्वेश्चन ख़त्म करके जाना है। और जो 5 मिनट बचेंगे पेपर में, उसमें आप रिवीजन कर लें या अंडरलाइनिंग कर लें मेन पॉइंट्स की। सो ये टाइम स्पैन आप इस तरह से प्लान करके चलिएगा इस पेपर को लेके, क्योंकि अगर कुछ लेंदी आ गया, और कई बार हमें मैटर बहुत आता है, जैसे आपने लर्न किया होगा तो हम लिखते चले जाते हैं और हमें पता नहीं रहता कि टाइम कम हो रहा है। सो ये ज़रूर बेटा इस पेपर में ध्यान रखना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप समझ लो आप इस बारी के पेपर के लिए, या जो भी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं मेन पार्ट पर कि क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने सैम्पल पेपर भी डाले हुए हैं विद मार्किंग स्कीम सॉल्व करके, वो थोड़ा लंबा वीडियोस हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो कि किस तरह से आपको आंसर्स फ्रेम करने हैं। एंड इवन जब मैंने पेंटिंग्स या ग्राफिक या स्कल्पचर की वीडियोस डाली हैं, उसमें भी मैं हर क्वेश्चन को डिस्कस साथ साथ करती गई हूँ। लेकिन अगर हम जैसे अब टोटलिटी में आप सब कह रहे थे कि एक ही वीडियो बना दें जिसमें सब पॉइंट्स आप डिस्कस कर लें, तो अगर हम उस तरह से सोचें तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ आएँ तो सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है। पहले तो आप सारा सिलेबस लर्न कर लें, उसके बाद आपने एक टेबल बनाना है, ठीक है। अब वो एक पेपर जैसे शायद आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मेन पॉइंट्स लर्न करने हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले आप नेम, आर्टिस्ट नेम, टाइम पीरियड, मीडियम एंड टेक्निक एंड कलेक्शन, ये एक बना के रख लें। अब इसमें सबसे पहले 4 पेंटिंग्स बंगाल की डालें, फिर 4 मॉडर्न ट्रेंड्स की पेंटिंग डालें, फिर 4 आप उनकी डाल दें ग्राफिक प्रिंट्स, और फिर 4 आप डाल दें स्कल्पचर्स, ठीक है। तो आपको एक ही बारी में आपके पास एक पेपर होगा जिसमें मैक्सिमम आपको क्लियरली पता है कि कौन सी पेंटिंग किस आर्टिस्ट ने बनाई, किस टाइम पीरियड में बनी, किस मीडियम एंड टेक्निक में बनी, तो आपको रिवीजन करने के लिए भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो क्योंकि इनमें से ही पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई ग्राफिक प्रिंट किस आर्टिस्ट ने बनाया है, या ये किस टेक्निक में बना है, या कौन से आर्टिस्ट की कौन सी पेंटिंग है। सो इस तरह से वो इंटरचेंज करके इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। सो उसके लिए एक प्रॉब्लम तो ये आपकी ये सॉल्यूशन है कि इसको एक ही पेज पे करके रख लें, तो आपके लिए लर्न करना या रिवाइज करना इजी हो जाएगा। सो इन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको हर पेंटिंग अच्छे से देखनी है। पहला तो हमने ये टेबल्स या कहें पॉइंटर्स अच्छे से लर्न कर लिए। फिर आपके सिलेबस में देखो टोटल 16 आर्ट वर्क्स हैं, ठीक है। अब उन आर्ट वर्क्स का 4-5 पॉइंट्स तो ये हो गए कर्टसी तक, लेकिन जो बच्चा और मेहनत कर सकता है वो आप अपना अलग से कॉलम बनाएं सब्जेक्ट मैटर, और उसके अगला कॉलम बना लें ह्यूमन लाइफ वैल्यू। सो उसी टेबल में जिस पेपर पे आपने ये सब पॉइंट्स लिखे हैं, उसी में उसका एक सब्जेक्ट मैटर भी लिखते जाएं कि उस पर्टिकुलर पेंटिंग का मेन थीम क्या था, और वो भी आपके टिप्स पे आ जाएंगे। और ह्यूमन लाइफ वैल्यू जैसे मैंने डिस्कस किया है, वो भी एक एक पॉइंट आप साथ में लिखते जाना। सो अब क्वेश्चन दूसरा जो पूछ सकते हैं, जैसे एक तो हो गया कि आर्टिस्ट नेम पूछ लिया, सब्जेक्ट पूछ लिया, कुछ भी इस तरह से पूछ लिया पेंटिंग में। फिर ये पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग, या किसी ग्राफिक प्रिंट या उसका डिस्क्रिप्शन दे दें, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सीधा पेंटिंग का नाम देके उन्होंने पूछ लिया, या थोड़ा सा क्वेश्चन को मोल्ड करके भी डाल सकते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर थीम को पूछ लेंगे कि किसी आर्टिस्ट का नाम देके पूछ सकते हैं कि गरीबी के ऊपर या लेबरर्स के ऊपर कौन सा एक स्कल्पचर या पेंटिंग आपके बनी है, या उसकी एस्थेटिक क्वालिटीज़ को बता दें, ठीक है। सो सबसे पहले चलिए एस्थेटिक क्वालिटीज़ भी अभी साइड पे रखें। पहला आ गया उन पॉइंटर्स में से क्वेश्चन, दूसरा आ गया आपका सब्जेक्ट मैटर में से क्वेश्चन, तीसरा आ गया आपको उस डिस्क्रिप्शन को पूछा जा सकता है, और डिस्क्रिप्शन को सब्जेक्ट मैटर का बेस बना के पूछा जा सकता है कि इस टॉपिक पे जो पेंटिंग बनी है उसका नाम बताओ और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एस्थेटिक क्वालिटीज़ पूछ सकते हैं किसी भी आर्ट वर्क की, कि जैसे जो ग्राफिक्स के सैम्पल पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन ही है, इसीलिए मैंने हर आर्ट वर्क का सब्जेक्ट मैटर, एस्थेटिकल एप्रिसिएशन, ह्यूमन लाइफ वैल्यू सब डिस्कस किया है, सो दैट आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है तो आपको सोचना न पड़े वहाँ पे, और आंसर क्विकली आप लिख पाएँ। फिर इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से किसी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन लिखने की आई,
या फिर अब देखें, अब पेंटिंग से अगर बाहर आएँ, ज़रूरी तो नहीं ना कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सिर्फ हमें पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स में से ही पूछा जा सकता है, क्योंकि बंगाल में से भी फ्रेम होंगे तो नेशनल फ्लैग आ सकता है, उसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस आ सकता है, इवन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट पर भी आपको 100 वर्ड्स पे लिखने को आ सकता है। सो ये आप एक छोटी सी प्रैक्टिस करके जाइएगा कि उस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में और लेंदी लिखना हो तो क्या आप पॉइंट्स शॉर्ट में लिखेंगे और कौन सा आप जैसे बंगाल के सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए आपको, ठीक है, तो आपको वो पॉइंट्स पे होना चाहिए कि आपके टेक्निक के बारे में डेफिनेटली आप लिखेंगे, वो पॉइंट नहीं छोड़ सकते। जैसे वॉश टेक्निक का वो इंडियन ट्रेडिशन पर बेस था, आप लिखेंगे, अजंता पर बेस था, वो आप लिखेंगे, इन्फ्लुएंस अजंता से थी। सो मेन पॉइंट्स आपने सबसे पहले लिख के जाने हैं। अब आए हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th क्वेश्चन रहेगा पेपर में, जो कि केस बेस्ड होगा, ठीक है। अब हमारे सब्जेक्ट में हम केस बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से लेंगे, मतलब है क्या ये, देखो ना, हर सब्जेक्ट का अपना एक कह लें कि स्टाइल होता है, एक लिमिटेशन होती है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं पेंटिंग्स, हम पढ़ रहे हैं आर्ट वर्क्स, तो हमारे आर्ट वर्क में से केस बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ। शायद आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वहाँ से मुझे देख के लग रहा था कि आप लोग इस चीज़ के लिए ज़्यादा नर्वस हो कि केस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और उनकी कुछ और एग्जांपल्स दे दें, बट मैं आपसे कहूँगी ना, ये रादर सिंपल है बाकी क्वेश्चन से। अब पूछें क्यों, कि ये एक सिचुएशन है, एक रेफरेंस है या पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट दी होगी किसी भी आर्ट वर्क को लेके। सो आप समझें कि उन्होंने किसी भी आर्ट वर्क की कुछ लाइंस दे रखी हैं आपको, अब आपको उसमें से गेस करना है कि वो किस बारे में पूछ रहे हैं। उससे रिलेटेड आपको आगे उन्होंने 3 पॉइंट्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और आपको उनका आंसर देना है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सब्जेक्ट मैटर, थीम या कोई पेंटिंग या उसका कुछ ऐसा कुछ स्पेशल इम्पॉर्टेंस अगर किसी पेंटिंग की रही है या किसी आर्टिस्ट की रही है, वो आपको पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, ठीक है। सो उससे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो किसके बारे में पूछ रहे हैं, फिर आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर लोगे। और जो 6th क्वेश्चन है वो लेंदी होगा। अब आपको जैसे बंगाल का ओरिजिन भी पूछ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकते हैं, इसमें नेशनल फ्लैग को पूछा जा सकता है डिटेल में, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट को पूछा जा सकता है, या किसी भी पेंटिंग या स्कल्पचर को ही 6 पॉइंट्स में, मतलब किसी पेंटिंग का भी आप कह लें कि पॉइंटर्स भी पूछ लिए, सब्जेक्ट मैटर भी पूछ लिया, कॉम्पोजिशन भी पूछ लिया, एस्थेटिकल पैरामीटर भी पूछ लिया। सो आप देखें कि उस हिसाब से 4 मार्क्स की उन्होंने डिवीजन कर देनी है, आधा आधा नंबर पहले दे देना है एक एक नंबर को उस हिसाब से, या बाद में 2 मार्क्स, ऐसे मार्क्स डिवीजन करके उन्होंने वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेना है, क्योंकि मैं फिर भी कह रही हूँ कि सिलेबस कम है। सो किसी में से भी 2 का भी आ सकता है, किसी में से भी 3 मार्क्स का भी आ सकता है और किसी में से भी 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो ये है पेपर पैटर्न। अब प्रीवियस ईयर के पेपर से आप रेफरेंसेस ले सकते हैं, बट जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन है इस ईयर में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो पेंटिंग्स अब सिलेबस में नहीं हैं उनके क्वेश्चंस तो आपके लिए, मतलब हाँ स्टाइल आप उस तरह का ले सकते हो, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान से आप प्रीवियस पेपर्स को भी देख लेना एक बार। और अगर वैसे मैं भी आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं क्वेश्चंस और जो सैम्पल पेपर में भी आए हैं, जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं या आपको किस तरह का पूछा जा सकता है। ये सब मिक्सचर है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का और अब के सैम्पल पेपर्स का। सो हम जल्दी से इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हुज क्रिएशन वॉज मैन, वुमेन एंड ट्री, व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ दिस। सो अब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है मैन, वुमेन एंड ट्री, क्या आर्टिस्ट का नाम बताओ और मीडियम क्या है वो बताओ। अब टेबल में से पॉइंटर्स में से ये क्वेश्चन आ गया। सो आप लिख के जा सकते हैं के लक्ष्मा गौड़ एंड लिथोग्राफ। नाउ मेंशन द नेम ऑफ 2 ग्राफिक आर्टिस्ट एंड देयर वर्क। अब ये ओपन क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि 4 सिलेबस में है, इनमें से कोई भी 2 आर्टिस्ट के नाम लिख जाओ और उनके काम का नाम, मतलब क्या उन्होंने बनाया है वो प्रिंट्स लिख जाएं। सो आप कोई भी मैन, वुमेन, ट्री, ऑफ वॉल, देवी, चिल्ड्रन में से कोई भी लिख सकते हो। प्रेफर करना कि अगर ऊपर ग्राफिक प्रिंट का नाम दे दिया गया है तो उसको अवॉइड करना, उसके अलावा 2 लिख देना, लेकिन फिर भी आपको उस वक्त भूल गया है तो आप लिख के जा सकते हो।
राइट द टाइटल ऑफ द आर्ट वर्क डन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट के नाम हैं और पूछा गया है कि इनकी पेंटिंग के नाम बताएं। सो ये भी बहुत सिंपल और क्लियर क्वेश्चन है, जैसे जामिनी रॉय की मदर एंड चाइल्ड, एम एफ हुसैन की मदर टेरेसा, अमृता शेरगिल हरदी ग्राइंडर एंड राजा रवि वर्मा का रामा वेंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट एंड मेंशन द इमोशंस दैट हैव बीन रिवील्ड इन द स्कल्पचर क्राइज एंड हर्ट। अब इसमें बोला गया है क्राइज एंड हर्ट के आर्टिस्ट को बताओ और इसमें क्या इमोशंस डिपिक्ट की गई हैं। अब ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि आर्टिस्ट का नाम और सब्जेक्ट मैटर। सो इसमें अगर आपको सब्जेक्ट मैटर पता है कि उसने किस थीम के बारे में बनाया है, तो वो थीम ही तो इमोशन होता है। ऑब्वियसली पेंटिंग्स बनी ही किसी ना किसी इमोशन के ऊपर है ना। तो क्राइज एंड हर्ट में ऑब्वियसली आपको पता है कि इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन डन बाय द रिच एंड पावरफुल पीपल, एंड आप कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन। सो ये खैर हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, मैं यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं करूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द बंगाल स्कूल। ये भी मैंने अभी पीछे डिस्कस किया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ जाता है तो आप मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मिनिमम 7 पॉइंट्स तो लिख ही जाइएगा बच्चा। Explain the aesthetic qualities, application of the medium and technique used by the artist Amrita Shergill while creating her artwork, which is included in your course also. Appreciate the role of female artist in providing new identity to Indian art with special context to this artwork. अब ये भी 2 मार्क्स में पूछ लिया गया है कि पहले तो एस्थेटिक क्वालिटी बताओ उस पेंटिंग का, और मीडियम एंड टेक्निक को लेके, मतलब वही कि कलर्स उसने कैसे लगाए हैं, किस तरह से टॉपिक को जस्टिफाई किया है, और उस आर्ट वर्क को लेके, एंड ऑल्सो अप्रिशिएट द रोल ऑफ द फीमेल आर्टिस्ट इन प्रोवाइडिंग न्यू आइडेंटिटी टू इंडियन आर्ट। अब देखें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क उसका हो गया, 1 मार्क इसका हो गया। सो आपको कितना को लिखना है, 100 वर्ड्स पूछे गए हैं तो 5-6 लाइन्स आप ऊपर वाले का लिख देंगे, 5-6 लाइन्स आप ये नीचे जो पूछा गया है उसके बारे में लिख देंगे। सो ये आपको जो मैं कह रही हूँ ना कि बेसिकली मेरे हिसाब से प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है कि आपको मैटर को किस तरह से अच्छी लैंग्वेज में शॉर्ट भी लिखना है, और अगर लेंदी पूछा जाता है तो लेंदी भी लिखना है। लेंदी भी आप लिख लोगे क्योंकि लर्निंग आपने पूरे की करी होगी, लेकिन हमें टाइम लगता है कि कट शॉर्ट करके छोटा करके लिखने में, ठीक है। सो यहाँ पे उन चीज़ों का ध्यान रखना है। Next question is write a note on Bengal School and explain in your words about its coloring technique, light and shade, illumination with special context to the colors used in the painting of Radhika by its artist, which is a unique and fine example of artistic rendering of colors practiced during this style. अब ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है बेटा। ये आपको 6 में भी मतलब 6 क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, क्योंकि इसका आराम से इतना बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हमें 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमें बंगाल के बारे में नोट लिखना है विद रेफरेंस टू, उन्होंने पूछा है कलरिंग टेक्निक एंड लाइट एंड शेड। तो ऑब्वियसली बंगाल का टाइम पीरियड आप लिख के उसके कलर या वॉश टेक्निक के बारे में आप ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, और वहाँ से एक्सप्लेन करते हुए आप राधिका की तरफ आएंगे कि उस पेंटिंग में इस तरह से इन कलर्स के थ्रू इतना खूबसूरती से एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, और ये एक फ़ाइन एग्जांपल है आर्टिस्टिक रेंडरिंग, मतलब किस तरह से कलर्स को रेंडर किया गया है। सो वो सब करते हुए 100 वर्ड्स में आपको ये ख़त्म कर देना है। लेकिन अगर आपका 100 वर्ड्स में ख़त्म नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पूरा 100 में ही लिख के जाना है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हम 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हमारी लेंथ थोड़ी ऊपर जाएगी। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने के मार्क्स हमारे सब्जेक्ट में नहीं कटते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 डायमेंशनैलिटी ऑफ द स्कल्पचर आर कॉम्प्लीमेंटेड एंड सपोर्टेड by the naturally surroundings which can be appreciated in the sculpture named Santhal family and triumph of flavor. Justify this statement in your words by comparing artistic qualities of both the sculptures. So अब ये क्वेश्चन देखें, अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले सोच नहीं रखा है तो ये क्वेश्चन टाइम लेगा वहाँ पे, क्योंकि आपको सोचने का टाइम चाहिए। अब डायरेक्ट नहीं पूछा कि ट्रायम्फ ऑफ लेबर दे दो, ना डायरेक्ट पूछा है कि संथाल फैमिली दे दो। अब इन्होंने पूछा है कि 3 डायमेंशनैलिटी, मतलब पूछा इन्हीं के बारे में है, कंपैरिजन पूछा है, एक्सप्लेनेशन पूछा है, सब्जेक्ट का पूछा है। लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा कि आप सब्जेक्ट से शुरू हुए दोनों के, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दें, और कंपैरिजन मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटी किस तरह से दी गई है, जैसे हमने एप्रिसिएशन की बात करते हैं, सो वैसे थोड़ा थोड़ा एप्रिसिएशन इन दोनों की दे के, और फिर आप आंसर सम अप करके इसमें
जा सकते हो। और ये भी देखें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जबकि इसको भी हम 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 200 वर्ड्स तो आराम से इसमें चले जाएंगे। बट आप देख लीजिएगा कि कैसे, इसलिए मैं कह रही हूँ 2-3 क्वेश्चंस की प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। अब यहाँ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पूछा गया इंडियन नेशनल फ्लैग का। थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स कलर विद स्पेशल कंटेक्स्ट टू द सिम्बॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कलर्स, द अशोक चक्र एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द 24 स्पोक्स। अब इसमें क्या है कि उन्होंने पूछ लिया ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फ्लैग, फिर उनके कलर्स का भी पूछ लिया और अशोक चक्र का भी पूछ लिया, और नंबर है 2 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें आप क्या करेंगे, कोई इतना डिटेल नहीं देंगे, सीधा लिखेंगे 1906, 1921, 1947, उनका जो जो कलर्स हैं टू द पॉइंट आंसर लिख के, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ कलर के ऑरेंज सिग्निफाइज दिस दिस दिस, ग्रीन दिस दिस दिस, एक एक लाइन में लिखते हुए आंसर को आप सम अप करेंगे। मतलब अब इसमें पैराग्राफ्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा टू द पॉइंट आंसर लिखें और आंसर ख़त्म करें आप। Next question is, how did the Indian artists through their paintings and artwork inspired and worked the feeling of nationalism within the masses during our freedom struggle? Give your opinion on the revival of Indian art during the time of independence and justify your answer with special context to the use of Indian themes and connecting Indian art with the common people by the master artist Raja Ravi Verma. आप क्वेश्चन को, अगर ऐसे क्वेश्चंस आए ना, प्लीज़ मेरा सजेशन है आप 2-3 बारी क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत जल्दबाजी में मत रहना। वैसे रीडिंग टाइम आपके पास 15 मिनट होने वाला है, अच्छे से आप 6 बारी भी एक क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, ठीक है। ध्यान से पढ़ के पॉइंटर्स लिख लें कि मुझे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और फोकस उन पे करना है। अब यहाँ आप कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट अब लर्न करके गए हुए हो आप, ठीक है, आपको राजा रवि वर्मा का भी पता है, उनकी भी पेंटिंग्स लर्न करके गए हुए हो। इधर इन्होंने ये भी पूछ लिया रिवाइवल ऑफ इंडियन आर्ट का, उसके बारे में लिखो। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट का उठाएंगे, नेशनलिज्म मूवमेंट उठाएंगे कि उस मूवमेंट में आर्टिस्ट ने किस तरह से कनेक्ट किया था लोगों से, किस तरह की पेंटिंग्स बनाई थी, और उस हिसाब से आप अपना राजा रवि वर्मा का रेफरेंस देके इस क्वेश्चन में उसका आंसर, मतलब इस तरह से आप सम अप करेंगे, ठीक है। और अगेन छोटा सा आंसर लिखना है, इसलिए बहुत बड़ा हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते, बट हाँ इन चीज़ों को ज़रूर टच करके जाइएगा, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को भी, और रिवाइवलिज्म ऑफ इंडियन आर्ट ऑल्सो, और जिस तरह से राजा रवि वर्मा ने, क्योंकि वो इंडियन एपिक्स पर बनाते थे ना, रामायण महाभारत इन सब पे पेंटिंग्स बनाते थे, इसीलिए तो उनकी पेंटिंग घर घर एक आम इंसान तक पहुंच गई थी। जो मैंने पहले भी बात की थी कि वैसे इंडिया में हमारा पहले ये कोर्ट आर्ट ही था, बड़े बड़े अमीर लोग ही पेंटिंग्स लगाते थे ना, आम आदमी तो कहाँ पेंटिंग अफोर्ड कर पाता था। लेकिन ये क्रेडिट राजा रवि वर्मा को जाता है कि उन्होंने घर घर पहुँचा दी, घर घर कैलेंडर की फॉर्म्स में रामचंद्र पहुँच गए, महाभारत कृष्ण, मतलब इनकी पेंटिंग्स आ गई, तो एक भगवान की फ़ोटोज़ कैलेंडर के फॉर्म में इन्होंने ही घर घर पहुँचाई हैं। सो आप इसको आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ नेम 2 फेमस स्कल्प्टर्स एंड देयर आर्ट वर्क दैट रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया एट दैट टाइम। अब ये देखें, सिर्फ इन्होंने नाम पूछे हैं, लेकिन पूछा क्या गया कि उन 2 आर्ट वर्क्स को बताओ जिसमें गरीब लोगों के बारे में, उनकी कंडीशंस के बारे में बताया गया है। तो आप डायरेक्ट, अगर आपको सब्जेक्ट मैटर पता है तो आप लिख सकते हैं क्राइज अनहर्ड एंड संथाल फैमिली, ठीक है। नेम 2 ग्राफिक प्रिंट फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी which shows composition based on the human figure. Also write the name of the method and material used for making these prints. अब इन्होंने पूछा है वो 2 ग्राफिक प्रिंट बताएं जिसमें ह्यूमन फिगर्स बनी है। अब ह्यूमन फिगर बनी है मैन वुमेन एंड ट्री में और ऑफ वॉल्स में। इन दोनों को आप मेंशन करेंगे और इन्हीं दोनों का मटेरियल और मेथड आप लिख के जाएंगे। सो 1 मार्क का ये दोनों रहेंगे, तो 2 मार्क का क्वेश्चन ये भी आपका अच्छे से बन जाएगा। हु वॉज द फादर ऑफ द फोक रेनेसां इन इंडिया? हाँ, ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपसे पेंटिंग जब कराई थी जामिनी रॉय की, तब भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, सैम्पल पेपर में भी डिस्कस किया है, फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। हु वॉज द फादर ऑफ द फोक रेनेसां इन इंडिया? ये पूछा है कि फोक रेनेसां मतलब फोक आर्ट जो था उसका रीबर्थ इंडिया में किसने किया, कौन से आर्टिस्ट हैं वो? हु ट्रेवल टू द कंट्री साइड ऑफ द बंगाल टू लर्न फ्रॉम द फोक आर्टिसंस? अब ना बंगाल का नाम सुन के यहाँ पे ये मत देख लेना कि ये बंगाल का ही आर्टिस्ट होगा,
या बंगाल स्कूल का आर्टिस्ट होगा। मतलब एक बंगाल का आर्टिस्ट होना अलग बात है, बंगाल स्कूल का आर्टिस्ट होना अलग बात है कि वो उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जो बंगाल स्कूल था, और कोई और भी तो उसके बाद बंगाल का आर्टिस्ट हो सकता है ना, या वहाँ जाके इंस्पिरेशन ले सकता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को माइंड में रखना, तभी मैं कह रही हूँ 3-4 बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आप लोग। The expressive power of their lines to create an alternative vision of modern identity in art. Name the artist and describe his artwork on the basis of at least 4 elements of art. अब यहाँ क्लियरली जामिनी रॉय के बारे में पूछा गया है, इनकी पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड के बारे में पूछा गया है, और 4 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में किस तरह से एक्सप्लेन करना है ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि किसी भी पेंटिंग को अगर अप्रिशिएट करना है तो हम एलिमेंट्स और प्रिंसिपल के बेसिस पे ही करते हैं, क्योंकि आर्ट के फंडामेंटल्स वही हैं। अब देखें कोई भी पेंटिंग को आप क्या कहेंगे उसके बारे में, यही कहेंगे ना, रंग सुंदर लगे हैं, लाइन सुंदर लगी है, फिगर्स बहुत प्रोपोर्शनेट हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा किया गया है, और स्पेस बड़े अच्छे से यूटिलाइज की गई है। सो ये सब क्या हैं, ये सब एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट हैं। सो कोई भी पेंटिंग, कोई भी आर्ट वर्क अगर आपको अप्रिशिएट होने के लिए आ जाता है तो आप इन बेसिस पे अप्रिशिएट करेंगे। नेक्स्ट इज द राजा रवि वर्मा मास्टर्ड द स्टाइल ऑफ एकेडमिक रियलिज्म। अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने जो आपको समझाया, एंड यूज्ड इट टू डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम पॉपुलर एपिक्स लाइक रामायण महाभारत। The paintings on epics became so popular that many of them were copied as oleograph and were sold in the market and entered people's home as calendar images. सो वही बात जो भी मैंने डिस्कस की थी कि उन्होंने ऐसा काम किया कि घर घर पहुंचा दी थी पेंटिंग्स बेस्ड ऑन इट्स कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। व्हाई डू यू लाइक और डिसलाइक द पेंटिंग। अब आपको ये उन्होंने पूछा कि अगर हम किसी भी मतलब उन पेंटिंग की बात करें या राजा रवि वर्मा की पेंटिंग की बात करें, या जनरल भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है ना कि वाई डू यू लाइक और डिसलाइक एनी पर्टिकुलर पेंटिंग, तो बच्चा हमने डिसलाइक कभी नहीं करना है, हमने लाइक ही करना है। सो और इसमें हम जो लाइक करके जाएंगे अगेन वो एस्थेटिकल पैरामीटर पे होगा, क्योंकि वो खूबसूरत हैं इसीलिए हमें पसंद आ रही है, वो इतना वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, परफेक्ट पेंटिंग है, इसीलिए तो वो यहाँ तक पहुँची हैं ट्रेवल करके और हर किसी को पढ़ाई जा रही हैं, और ये हमारा बहुत रिच आर्ट है, इंडियन आर्ट। सो आपको इनको भी एस्थेटिकल पैरामीटर पे इन पेंटिंग्स को अप्रिशिएट करके जाना है, और डिसलाइक बेटा बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती मत कर लेना पेपर में। What is symbolized by each of the following used in our Indian national flag? अब अलग से पूछ लिया गया है कि सेफ्रन कलर, वाइट कलर, इंडियन ग्रीन कलर, अशोका बेल या 24 स्पोक्स, ये क्या सिंबलाइज करते हैं, तो आप टू द पॉइंट ये आंसर लिख के जा सकते हैं। नेक्स्ट है मेंशन द नेम ऑफ आर्टिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट वर्क। अब आर्टिस्ट के बारे में लिखना है। राजा रवि वर्मा का मतलब रामा वेंकुशिंग प्राइड ऑफ द ओशन पूछा जाता है तो इसका क्राइज एंड हर्ट पूछी गई तो अमरनाथ सहगल। ट्रायम्फ ऑफ लेबर पूछा गया तो उनके आर्टिस्ट डीपी रॉय, और मदर एंड चाइल्ड पूछे गए तो जामिनी रॉय। मेंशन द नेम ऑफ एनी 2 फेमस पेंटर्स एंड 2 स्कल्प्टर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड। अब इन्होंने पूछा है कि कोई भी 2 पेंटर्स और कोई भी 2 स्कल्प्टर्स के नाम लिखो, तो स्कल्प्टर्स वो होते हैं जो स्कल्पचर्स बनाते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से पेंटिंग्स के नाम और स्कल्पचर्स के नाम, 2 पेंटिंग्स और 2 स्कल्पचर्स, बट यहाँ पे इन्होंने पूछा है है, इट्स नॉट स्कल्पचर। तो मतलब जो स्कल्पचर बनाता है उसका नाम लिख के जाना है, मतलब आर्टिस्ट का नाम पूछा है इन्होंने। मेंशन द टाइटल्स ऑफ 4 पेंटिंग्स ऑफ बंगाल स्कूल। अब यहाँ हमसे बंगाल की 4 पेंटिंग्स के नाम पूछे गए हैं। मेंशन द नेम ऑफ एनी 4 पेंटर्स हु कंट्रीब्यूटेड इन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो क्वेश्चन आपने करा है उसमें से कोई 4 पेंटर्स के नाम बताएं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया हो, तो वो नाम लिख के जाएंगे। मेंशन द टाइटल ऑफ द आर्ट वर्क डन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। सो अब आर्टिस्ट के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग बनाई है, तो ये भी अगर आपने टेबल्स या वो पॉइंटर्स अच्छे से लर्न करे हैं तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल, जामिनी रॉय, सोमनाथ होरे। हाउ फार हैज़ इट्स स्कल्प्टर बीन सक्सेसफुल इन डिपिक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंटेम्प्रेरी मॉडर्न स्कल्पचर? संथाल फैमिली। अब इसमें पूछा गया है कि स्कल्प्टर किस तरह से आपको लगता है कि इसने जो बनाया है वो एकदम सही से बनाया है, और सब्जेक्ट मैटर का जस्टिफिकेशन पूछा गया है आपसे कि जैसे नाम दिया गया है संथाल फैमिली, तो क्या आपको देख के लग रहा है वो फीलिंग आ रही है, उनके वो दर्द आप समझ पा रहे हैं, उनकी बॉडी के जो टेक्सचर्ड हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने इन्होंने पूछा है कि सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से जस्टिफिकेशन सही है जो बना है, सो उस हिसाब से हम ये आंसर लिखेंगे।
तो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में एक बारी मैन विमेन ट्री आया हुआ है, एक बारी ट्रायम्फ ऑफ लेबर पूछा गया है इसी फॉर्मेट में, एक बारी मदर टेरेसा पूछी गई है, एक बारी रामा वेंकुशिंग पूछा गया है। तो किसी भी पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक के ऊपर आपको जस्टिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर आ सकता है। विच हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन नेशनल फ्लैग विच आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट्स फॉर्म एंड कलर्स यूज्ड। अब ये पूछा गया है जो नेशनल फ्लैग है उसको देख के आप में कौन सी ऐसा ह्यूमन लाइफ वैल्यू या कौन सी ऐसी हमें दिखता है कि ये स्पिरिट हम में जाग रही है। सो देखें इनके कलर जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखते हैं, ब्रेवरी, कलर, करेज, और एक देश के लिए मर मिटने की तमन्ना या देश के लिए एक हम जो फीलिंग्स हम इसको देख के आती है, सो वो उस हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस में आपको दिए गए हैं पॉइंट्स, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ चिल्ड्रन या ऑफ वॉल या हल्दी ग्राइंडर या सो ऑन, कुछ भी हो सकता है इसमें। सो क्रिटिकल नोट बेटा क्या होता है? क्रिटिकल नोट होता है एनालिसिस ऑफ द पेंटिंग, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव वाला कुछ नहीं है, मतलब हमको क्रिटिकली एनालाइज करना है और पार्ट्स में एनालाइज करना होता है कि जैसे अगर पेंटिंग बनी है तो रंग कैसे हैं, कॉम्पोजिशन कैसा है। अगेन जो हम बात कर रहे हैं एस्थेटिकल पैरामीटर की वही होता है। सो हमको उसी बेसिस पे ये लिख के जानी है कि डिस्क्रिप्शन देंगे और उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देंगे हम। विच ह्यूमन लाइफ वैल्यू आर एक्सप्रेस्ड इन द पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड। अब मदर एंड चाइल्ड में कौन सी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डन बाय द फेमस पेंटर जामिनी रॉय। अब इसमें ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक बार मदर टेरेसा का भी आया हुआ है पेपर में प्रीवियस ईयर में। सो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ द एप्रिशिएट संथाल फैमिली या एप्रिशिएट कोई भी पेंटिंग, मतलब मदर टेरेसा भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो एप्रिशिएट का अगेन मतलब है कि आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे पहले, उसके बाद उसका सब्जेक्ट मैटर लिख के जाएंगे 2 लाइंस में, और फिर उसके बाद उस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन लिखते हुए अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। वाई डू यू लाइक और डिसलाइक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल, गिव अप्रोप्रिएट रीजन इन शॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एस्थेटिकल पैरामीटर्स। कि अब उन्होंने पूछा है कि आपको इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन तो दी गई है, राधिका, जर्नीज एंड या मेघदूत, इनमें से आपको कौन सी पेंटिंग पसंद या नापसंद है। तो अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने पसंद ही करनी है। अब किन रीजंस पे आपको पसंद है वो आपने बतानी है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि हम किसी पेंटिंग या स्कल्पचर को पसंद करेंगे तो किस लिए पसंद करेंगे, क्योंकि मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, रंग बहुत अच्छे लगाए गए हैं, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से बनाई गई है, और जो सब्जेक्ट है वो भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सो उन सब के ऊपर व्हाट आर द पॉइंट्स दैट द स्कल्प्टर हैज़ सेंटर्ड हिज अटेंशन इन द स्कल्पचर ट्रायम्फ ऑफ लेबर। कि किस थीम के ऊपर या किस ऐसा पॉइंट के ऊपर वो आर्टिस्ट आपको दिखाना चाह रहा है या उस थीम को वो हाईलाइट करना चाह रहा है, वो आप इसमें लिख के जाएंगे। सो कौन से ट्रायम्फ ऑफ लेबर का बेस क्या है, उसका क्या किस टॉपिक पे बनाई गई है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। और किस तरह से वो मेहनत करते हैं वो लोग, और किस तरह से मतलब जैसे मैंने यूनिटी भी बोला, मतलब क्या क्या ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ उसमें हैं वो भी इसमें पॉइंट आ सकता है। व्हाट इज़ डिफरेंट इन गणेशा स्कल्पचर, ठीक है। तो गणेशा जो स्कल्पचर बना है ना वो बाकियों से अलग कैसे है, क्योंकि उसका मीडियम अलग है बेटा। जिस तरह से अगर उसको ट्रीटमेंट किया गया है वो हमें बाकियों में नहीं देखने को मिलता। सो एक ये उसकी स्पेशलिटी है, और दूसरा है तो वो रिलीजन बेस्ड ही स्कल्पचर है, और इसलिए ये अलग है उसमें। तो अगर बाई चांस ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। विच एंग्विशेस हैज़ द पेंटर डिस्क्लोज्ड इन द पेंटिंग नेम जर्नीज एंड। मतलब जर्नीज एंड में क्या बनाया गया है या क्या दिखाया गया है। तो अगेन सब्जेक्ट मैटर एंड कॉम्पोजिशन। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ राधिका। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें राधिका के पॉइंटर्स लिख के आपको कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट लिख के जानी है। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेंटिंग शिवा एंड सती। अब यहाँ पे शिवा एंड सती का पूछा गया है कि करेक्टरिस्टिक्स लिखें। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब वही हुआ कि पेंटिंग में क्या बनाया है उसको एक्सप्लेन करें, और ये पॉइंट्स फॉर्म में आया, नॉट इन द पैराग्राफ फॉर्म, ठीक है। सो आप पॉइंट्स में इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कि कैसे कैसे बना है, क्या एपिसोड था, किस तरह से प्लेसमेंट है, किस तरह से रंग है, मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग है, और क्या क्या एक्सप्रेशंस कैसे हैं, किस तरह से रंग लगाए हैं, ये सब आप लिख के जा सकते हैं। अब हम जल्दी से आएँ बेटा
लेंदी क्वेश्चन या केस बेस्ड स्टडी जो हैं उनके ऊपर। सो आप ध्यान से सुनना, जो भी मैंने बोला ना कि आपको उसके बारे में, पेंटिंग के बारे में दिए गए होंगे कुछ लाइंस और उन्हीं में से आपको जज करना है पेंटिंग का। सो इन दिस पेंटिंग 3 women आर पोर्ट्रेड इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर प्लेन with yellow, white, red sari placed within the background of tree and nature. A dark black and brown portrait of a woman behind the tree seems to be in a resting mood, also catches the eyes of the viewers. अब ये पेंटिंग क्लियरली हमें देखने को पता चल रही है कि, देखने तो नहीं मतलब क्वेश्चन देख के ही हमें पता चल रहा है कि 3 women आर देयर, तो 3 women किस में हैं? आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, नेम द पेंटिंग एंड द कॉमन स्पाइस डिपिक्टेड इन इट। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा, हल्दी ग्राइंडर्स और किसी पेंटिंग स्कल्पचर, पूरे सिलेबस में कोई स्पाइस नहीं दिया हुआ आपका, ठीक है ना, तो आपको बहुत क्लियरली आराम से आप जज कर लोगे इन पेंटिंग्स को। डज द मैसिव पावर ऑफ रूरल women रिफ्लेक्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग, एक्सप्लेन लॉजिकली विद योर आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब वो पेंटिंग के बारे में आपको सारा A to Z एक्सप्लेन करना है इसमें। नेक्स्ट इज द पेंटिंग शोज अ फेसलेस फिगर विद सॉफ्ट फ्लोइंग ड्रेप ऑफ द ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी। क्लियरली समझ आ गया कि मदर टेरेसा की बात हो रही है, क्योंकि और कोई किसी में भी आपको ऐसा लेडी विद ब्लू बॉर्डर नहीं है साड़ी, वाइट साड़ी में। अडॉर्न्ड बाय अ फीमेल फिगर, शी इज़ कैरिंग अ सिक पर्सन प्रोटेक्टिवली ऑन हर लैप। लीजिए सेकेंड पॉइंट आपको उन्होंने हिंट दे दिया। द फिगर of this female acquires a certain monumentality and the stature of the universal mother. अब ये थर्ड पॉइंट आपको मिल गया हिंट। while the figure of the man lies in her lap. अब इसमें क्या पूछा है उन्होंने? आइडेंटिफाई द पेंटिंग, नेम ऑफ द आर्टिस्ट, what emotions have been relieved in this painting by the artist, and according to your understanding who can be the central figure of this painting. Appreciate in short a few aesthetic qualities that you admire दिस वर्क। अब जिस तरह से पॉइंट वाइज पूछा है ना, उसी तरह से पॉइंट वाइज लिखना। बड़े बच्चे क्या करते हैं कि हम पूरा पढ़ के गए हैं और पूरा लिख के आ गए। देखें, एग्जामिनर बीच में से नहीं ढूंढेगा आंसर्स को। आपने टू द पॉइंट लिखा है, उन्होंने फर्स्ट पूछा है आइडेंटिफाई द पेंटिंग, तो पेंटिंग का नाम लिखें। आर्टिस्ट पूछा, आर्टिस्ट लिखें। ऐसा नहीं पॉइंटर्स बना गया और फिर लिखे जा रहे हैं आर्टिस्ट को ढूंढता है, मतलब आर्टिस्ट नहीं, सॉरी, एग्जामिनर ढूंढता रहे, ये नहीं होता बेटा। अगर आपको 15 on 15 लेने हैं तो कुछ अंडरलाइनिंग, मेन पॉइंट्स, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर इमोशंस का पूछा गया है तो उसका सेपरेट आंसर बनाए। अब लिखेंगे आप पॉइंट नंबर 2, व्हाट इमोशंस हैव बीन रिलीव्ड इन दिस पेंटिंग बाय द आर्टिस्ट। अब मदर टेरेसा क्या करती थी, किस तरह का काम होता था, कौन सी सोशल सर्विस करती थी, ठीक है, तो जिस तरह से वो प्रोटेक्ट करती थी, उनका ध्यान रखती थी, तो वो इमोशंस इसमें आएंगी। और फिर उसके बारे में थर्ड में आपको पेंटिंग के बारे में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेप्स्ड कैमल, तो यहीं से क्लियर हो गया, जर्नीज एंड पूछा गया। is shown in red background of dusk. The artist tried to capture the portrait and narration with the help of symbolic aesthetics on one hand and literally allusion on the other. The physical feature of the camel render appropriately in fine lines and delicate tones, and its sensory texture leads us to the meaning of the painting. अब इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देख के तो हमें समझ आ गया, ये स्टेटमेंट देख के कि ये जर्नीज एंड के बारे में पूछा गया है। आइडेंटिफाई द पेंटिंग, नेम ऑफ द आर्टिस्ट, 2 पॉइंट्स हो गए। इन योर व्यू हाउ फार इज द आर्टिस्ट सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग एम्पथी थ्रू द यूज ऑफ कलर टोन इन दिस आर्ट वर्क। सो पहले आप ये लिखेंगे, फिर आएगा एक्सप्लेन इन ब्रीफ एज वाई डू यू लाइक दिस पर्टिकुलर आर्ट वर्क। सो अब आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख के उसका अप्रिसिएशन दे के जाएंगे पॉइंट नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्रेड प्लेस एंड डिविनिटी ऑफ फीमेल वूम कैरिंग ह्यूमन फिगर इज शोन बाय द प्रिंट मेकर द कुंडलिनी। कुंडलिनी से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि देवी पूछी गई है। एंड द नर्वस सिस्टम इज डिपिक्टेड इन अ फ्लो विद रेड डॉट ऑन द फोरहेड विच एड्स to the grace of this print. Identify the print maker, name of the graphic print. What is the significance of the red dot? अब ये हमने पेंटिंग में भी पढ़ा है, womanhood and Indianness को ये डिनोट करता है। Identify few aesthetic qualities that you admire in this graphic print. So इसमें आपको graphic print explain करना है और उसको थोड़ा सा appreciation करके जानी है। Next है how far is the print maker successful in visually communicating and expressing the emotion and feeling with the masses through her graphic print. Justify your point of view by explaining in detail about graphic print off wall included in your course of study. अब सीधा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ऑफ वॉल के बारे में लिखें। अब क्या लिखना है,
पहले नेम ऑफ द प्रिंट मेकर, फिर उसकी टेक्निक, फिर कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट, फिर सब्जेक्ट मैटर, और फिर पूछा गया है एस्थेटिक क्वालिटीज़ दैट यू एडमायर इन दिस ग्राफिक प्रिंट। अब देखें कितना लेंथी क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले नाम लिखेंगे, टेक्निक लिखेंगे, फिर कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट मीन्स द डिस्क्रिप्शन, फिर सब्जेक्ट मैटर अलग से पूछा गया। तो ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट मैटर को सब्जेक्ट मैटर में लिखना, कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट डिस्क्रिप्शन को उसके अंडर लिखना, और अगर उन्होंने कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट हेडिंग दी है तो आप भी कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट के अंडर ही लिख के जाओगे, अपनी कोई नई हेडिंग मत बना देना। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पूछी गई हैं तो उसका एक अलग से पॉइंट बना के आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन बंगाल स्कूल। अब उसमें भी पॉइंट्स पूछे हैं। पहला पूछा है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, दूसरा पूछा है आर्टिस्टिक फीचर, तीसरा पूछा है द यूज़ ऑफ इंडियन थीम्स टू प्रमोट इंडियन रिवाइवलिज्म इन आर्ट, एंड चौथा पूछा है नेम ऑफ योर फेवरेट आर्टिस्ट एंड डिस्क्राइब हिज आर्ट वर्क। अब आप सोच के देखें, इन्होंने पूरा बंगाल चैप्टर आपसे एक क्वेश्चन में पूछ लिया, मतलब वो हमसे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ रहे हैं, वो हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि कैसे इंडियन थीम्स के उन्होंने इंडियन रिवाइवलिज्म ऑफ आर्ट इसको कहा जाता है, और चौथा हमसे ये भी पूछ लिया गया कि भाई कौन सी पेंटिंग तुम्हें पसंद है, उसके बारे में भी लिख के जाओ। अब इसको लिखने में आपके 10 पेज भी कम पड़ जाएं। हमको प्लानिंग की ज़रूरत है इस पेपर में ज़्यादातर। हमसे अगर ओरिजिन पूछा गया, मैं एक पेज में ओरिजिन लिखूंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स के 5-6 पॉइंट्स लिखूंगी, फिर 4-5 लाइनों में इंडियन थीम्स को डिस्कस करके जाएंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि मुझे जर्नीज एंड या राधिका या जो भी पेंटिंग आपको पसंद है तो वो क्यों पसंद है, क्योंकि सेम आप उसमें भी एक्सप्लेन करना, जैसे वॉश टेक्निक हो गया, फिगरेटिव इस तरह से है और अजंता का इन्फ्लुएंस दिखता है। ये सब पॉइंट्स में। मैं फिर से कह रही हूँ कि चैलेंज इस वक्त, पेपर तो ईजी है, सिलेबस भी इतना नहीं है, बट चैलेंज सिर्फ एक है कि इन क्वेश्चंस की लेंथ को आपने कैसे हैंडल करना है। वो 1-2 बार प्लीज़ पेपर देने से पहले लिख के देख लेना। अब अगर हम इस पूरे को समअप करें अपने सिलेबस को, तो सबसे पहले आपको 5 पॉइंटर्स लर्न करने हैं, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर्स लर्न करने हैं, उसके बाद एस्थेटिकल एप्रिसिएशंस को समझना है और ह्यूमन लाइफ वैल्यू को समझना है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मैम आर्टिस्ट जो आप बता रहे हैं तो हमको आर्टिस्ट का इंट्रो करके जाना है क्या? तो आर्टिस्ट का एज सच बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट हमें विद रेफरेंस टू आर्ट वर्क ही पूछा जाता है कि किसी भी एक के बारे में पूछा जाएगा, बट ये ज़रूर लिखा जाता है कि उसके आर्ट वर्क को एक्सप्लेन करो। अब क्योंकि हमें 200 वर्ड्स तक तो है, ठीक है, तो उसमें अगर आप आर्ट वर्क लिख रहे हो तो आर्टिस्ट की पॉसिबिलिटी 4-5 लाइंस तक ही रहती है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर्स में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि आर्टिस्ट के बारे में मेन पूछा गया था। इसलिए मैंने आपको 4-5 लाइंस दे दी हैं, सो दैट अगर बच्चे जिनका हो चुका है सिलेबस और जो आराम से कर सकते हैं वो कर जाएं। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत लेट शुरू कर रहे हैं, जिनका मैथ्स का पेपर पड़ रहा है, जो भी है, आप ऐसा कीजिएगा कि ये पॉइंट्स दिमाग में रखना कि ये जो आर्टिस्ट हैं ये नेशनली एक्लेम्ड हैं, बहुत अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा इनका काम है, तो कुछ भी जनरल एप्रिसिएशन में लिख जाना, ठीक है। और साथ में बंगाल स्कूल को अच्छे से कर लेना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्ट। ये इतना सा हमारा सिलेबस है। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।